वेलकम टू प्रभात शर्मा क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है प्रभात शर्मा क्लासेस में। आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, द न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, यानी कि कैसे हमारी नॉर्थ डायनेस्टीज एंड साउथ, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में कैसे हमारी नई नई वंश बने, कैसे डायनेस्टीज बनी। आज हम उन्हीं पे ही चर्चा करेंगे और उन्हीं पे ही हम समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, अपने टॉपिक को लिखते हैं, जरा ध्यान दें। क्लास 7 का टॉपिक है ये, और आज हम पढ़ेंगे अपनी हिस्ट्री। एनसीईआरटी का चैप्टर 2 है ये। वैसे इस चैप्टर का नाम नॉर्थ एंड साउथ इंडियन डायनेस्टीज ऑफ प्री मेडिवल इंडिया होना चाहिए था, वही है चैप्टर का नाम। हिस्ट्री का चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। तो बच्चे, इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। अब इस चैप्टर में बच्चे हम इस चैप्टर को 2 पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहला पार्ट यानी कि हमारी नॉर्थ इंडिया, यानी कि ऊपर उत्तरी भारत में नॉर्थ इंडिया में कौन सी डायनेस्टीज राज करती थी, और सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे हमारी साउथ इंडिया में कौन सी डायनेस्टीज राज किया करती थी। ये पीरियड जब बताई जा रही है तो ये हम पढ़ रहे हैं करीब 7th से लेके 12th सेंचुरी के बीच का पीरियड अब हम पढ़ेंगे। इस पीरियड के बीच में, क्योंकि 7th से 12th सेंचुरी के बीच के पीरियड को ही प्री मेडिवल इंडिया पीरियड बोला जाता है, क्योंकि मेडिवल इंडिया खुद 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक प्री और दूसरा लेटर। तो प्री वाला पीरियड जो हम पढ़ते हैं 7 से 12 सेंचुरी तक का, यानी कि करीब अगर हम बात करें 600 AD से लेकर 1300 तक का हम जो भी पढ़ते हैं, या 1200 तक का, वो सारा पार्ट हमारा प्री मेडिवल इंडिया में रहता है। और जैसे ही उसके बाद हमारा दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होता है तो उसके बाद हमारा पोस्ट मेडिवल इंडिया, यानी कि लेटर मेडिवल इंडिया में आ जाता है। तो प्यारे बच्चों, एंशिएंट इंडिया में हमने एक पढ़ा था मगध, क्योंकि जरा ध्यान दें, मगध हमारे एक महाजनपदों में से बहुत इंपॉर्टेंट है, महाजनपद। और मगध पे ही हमारे अशोक डायनेस्टीज भी राज करती थी। मौर्य टाइम के पीरियड, मौर्य डायनेस्टी के टाइम पर महाराज सम्राट अशोक भी हुआ करता था, उसकी थी मगध। बाद में फिर मगध की कैपिटल राजगृह बना दी थी, और राजगृह के बाद पाटलिपुत्र एंड देन लास्ट में वैशाली बनाया गया। तो स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट इसका जरा ध्यान दें। अब हम जब अपनी डायनेस्टीज को स्टार्ट करेंगे तो हमने बोला था शुरुआत में हम नॉर्थ इंडिया डायनेस्टीज ऑफ प्री मेडिवल इंडिया, ये अब हम पढ़ने जाएंगे। इनमें धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बनाते हैं और इसको डिस्कस करेंगे। इस टाइम पर जरा ध्यान दें, जरा पहला पॉइंट को देखें। यहाँ पर एक बात गौर करने वाली बात है, हमारा अब जो शुरुआत जो हम डायनेस्टीज पढ़ेंगे वो हम नॉर्थ इंडिया वाली पढ़ेंगे, यानी कि जो भी हमारी डायनेस्टीज, जितने भी राजा वंश हमारे नॉर्थ उत्तर भारत में राज करके गए हैं, उन राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम साउथ इंडिया में जितने भी डायनेस्टीज आई हैं, चालुक्य हो गई, ठीक, हमारे महादेव वर्मन, ये सारे जितनी भी हमारे डायनेस्टी है, ये सब हम पढ़ेंगे। आइए तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो पहला पॉइंट जरा याद रहे, इसमें अब हम क्या है
ये ट्रांजिशन पीरियड थोड़ा फेस ऐसा है कि अब हम एंशियंट इंडिया यानी कि एंशियंट हिस्ट्री से मेडिएवल हिस्ट्री में मूव कर रहे हैं। तो कुछ पार्ट हम एंशियंट हिस्ट्री के लेके चलते हैं, वहां से हम इसको कनेक्ट करेंगे एंड देन उसके बाद अपनी नई जो हमारी डायनेस्टीज बनी हैं, नए राजवंश जो बने हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। ड्यूरिंग एंशियंट इंडिया या एंशियंट टाइम, मगध was the सेंटर, क्योंकि मगध जो था पुराने टाइम पे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हुआ करता था, आकर्षण का केंद्र। बच्चे ध्यान रहे, बहुत ही फेमस महाजनपद है ये, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, और इसकी कैपिटल, बच्चे जरा ध्यान रहे, इस मगध की कैपिटल बना दी गई। सबसे पहले जो इसकी कैपिटल बनी थी वो बनी थी बच्चे प्यारे बच्चों, इसका नाम था राजगृह। राजगृह एंड देन लेटर उसके बाद एक और कैपिटल बनी जिसका नाम आपने सुना होगा, पाटलिपुत्र। और लेटर उसके बाद एक और कैपिटल बनी वैशाली। ठीक, तो ये कुछ कैपिटल्स चेंज आते गए जैसे जैसे हमारे मगध रीजन में राजा राज करते गए, जैसे जैसे हमारे रूलर्स आते गए, तो उन्हीं के बाद उन्होंने इन कैपिटल्स को शिफ्ट किया। तो मगध एंशियंट टाइम पे ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हुआ करता था, बहुत सारे लोग जानते थे इसके बारे में और बहुत ही फेमस जगह हुआ करती थी मगध। मगध हम कह सकते हैं कि हमारे एंशियंट इंडिया के टाइम की गोल्डन प्लेस हुआ करती थी, वहां पर किसी भी चीज की कमी नहीं थी। मगध की जमीन पर ही हमारे गौतम बुद्ध पैदा हुए, महावीर जैन पैदा हुए। तो प्यारे बच्चों, उसी के ही बारे में अब हमने यहाँ पे ध्यान दिया है, उसी पॉइंट से हम कनेक्ट कर रहे हैं। इसका जो अफेक्ट जो देखा गया वो लास्ट 7th सेंचुरी में देखा गया था। उसके बाद फिर हमारे कन्नौज जो कि उत्तर प्रदेश में एक प्लेस है, नई नई डायनेस्टीज आने लगी, नए नए राजा राजवंश काल हमारे राजा शासन करने के लिए हमारे देश में आने लगे। अब जरा देखते हैं, सेकंड पॉइंट हमारा बताता है बच्चे, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड है, इस चैप्टर का नाम कुछ ज्यादा ही बड़ा है क्योंकि हमने करा है। इस चैप्टर में सबसे पहले हम नॉर्थ इंडिया पढ़ेंगे एंड देन साउथ इंडिया की डायनेस्टीज पढ़ेंगे। तो बस इस चैप्टर को थोड़ा सा मैं मिटाने जा रहा हूं बच्चे, ये साथ में नोट ही करना है। सेकेंड पॉइंट हमारा बनता है द अफेक्ट ऑफ मगध, क्योंकि इसका जो असर जो था वो 7th सेंचुरी तक चला, ज्यादा टाइम तक नहीं चला था। मगध कंटिन्यूड टिल 7th सेंचुरी एंड देन यहीं से ही आपको पता होगा कि लास्ट रूलर जो हिंदू रूलर रह चुका है एंशिएंट इंडिया में, वो हमारी वर्धन डायनेस्टी के थे, राजा हर्षवर्धन। नाम सुना हो, क्योंकि लास्ट जो हमें एंशिएंट इंडिया में जो रूलर पड़ा था वो राजा हर्षवर्धन पड़े थे। तो यहीं से ही वो 7th सेंचुरी में राज कर रहे थे। और आप सब जानते हैं 600 करीब 14 या 618 में उन्होंने एक राज्यसभा भी आयोजित की थी और वहां पे उन्होंने बड़े बड़े बौद्धिस्ट लोगों को बुलाया था वहां पे। जरा ध्यान दें। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं, 7th सेंचुरी तक इसका अफेक्ट देखा गया था। इसी टाइम पर पीरियड पर ही हमें क्या देखा गया, द राइज ऑफ वर्धन डायनेस्टी, या जिसको पुष्यभूति डायनेस्टी भी बोला जाता है, वो देखा गया।
और इसी के ही लास्ट रूलर जो थे, लास्ट राजा जो राज कर रहे थे, वो थे हमारे राजा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन राज करके गए। प्यारे बच्चे, गौर करने वाली बात यह है, हर्षवर्धन जो थे वो लास्ट रूलर रह चुके हैं हमारे वर्धन डायनेस्टी के, और इसी में ही इन्होंने अपनी कैपिटल जो बनाई थी, हर्षवर्धन ने अपनी एक कैपिटल बनाई। सबसे पहली जो कैपिटल बनाई थी वो थी हरियाणा में थानेश्वर, जिसको आज के टाइम पर थानेसर भी बोलते हैं। जो कि कहाँ है? हरियाणा में थानेश्वर। और आज के टाइम पर थानेश्वर भी बोला जाता है। प्यारे बच्चों, सेकंड कैपिटल जो उसने बनाई इसी के दौरान, इसी के ही शासन काल के दौरान, रूलिंग पीरियड के टाइम पर इसने एक और कैपिटल बनाई जिसका नाम था कन्नौज, जो कि उत्तर प्रदेश में फेमस जगह है। कन्नौज से याद आया, हमारे परफ्यूम्स भी बनते हैं, इत्र बनते हैं, जो हम सेंट लगाते हैं, परफ्यूम्स छिड़कते हैं, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है वो कन्नौज में ही होता है। और कन्नौज सेकंड कैपिटल इसने बनाई। इसके बाद इसकी सेकंड कैपिटल जो थी वो कन्नौज थी। अब जरा बच्चे इस कन्नौज वर्ड को ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि सारी स्टोरी अब जो कंटिन्यू होगी वो सारी स्टोरी कन्नौज पे लिए होगी। कन्नौज के लिए सारी प्लानिंग की जाएंगी। उत्तर प्रदेश की हुआ करती थी सेकंड कैपिटल। अब बच्चे जरा ध्यान रहे, हमारा सबसे फर्स्ट इन्वेजन जो हुआ था, सबसे पहला हमला जो हुआ था हमारे देश पर, वो सिंधु एरिया से हुआ था, जहां पे हमारे इंडस रिवर बहा करती थी, सिंधु नदी बहा करती थी। वहां से एक अरब देश से, यानी कि अरेबियन इन्वेजन आया। अरब देश से एक राजा आया, एक सेनापति आया, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम सेनापति था राजा अल हजाज का, और अल हजाज उस टाइम पर सऊदी अरब पे राज कर रहा था। अल हजाज ने अपने चीफ कमांडर को भेजा, जा अब तो इंडिया को लूट गया, और सिंध जगह से उसने अपना रास्ता बनाया। सिंध में एक जगह है देवल, देवल जगह से वो आया, और बाद में उसने दाहिर नाम के राजा को हरा दिया। वहां से उसकी दोनों पुत्री को वो अगवा करके ले गया, और साथ में उसने हमारे सबसे फर्स्ट इंडियन में सबसे पहला आक्रमण जो बोला जाता है वो मोहम्मद बिन कासिम का ही माना जाता है। मुस्लिम रूलर जो राज करने के लिए आया था, कुछ टाइम के लिए राज करने आया और उसके बाद वो चला गया। अब इसके खामियाजा भुगतने पड़े हमारे देश के राजाओं को, हमारे देश के डायनेस्टीज जितने भी हमारे हुए। आफ्टर अरेबियन इन्वेजन, यानी कि अरब जब हमला हुआ हमारे देश पर, उसके बाद 3 पावर्स निकल कर आए। हमारे देश में 3 शक्तियों का जन्म हुआ। अब वो 3 पावर्स कौन सी थी, आइए जरा देखते हैं। तो ये टॉपिक आपको समझ में आ ही गया होगा। हम धीरे धीरे इस कन्नौज पर सारी कहानी घूमेंगी। इस कन्नौज को बॉक्स में रख लेते हैं। अब ये कन्नौज पे ही सारी आपकी आगे की कहानी चलेगी। प्यारे बच्चों, ये था हमारा सेकंड पॉइंट। यहाँ से मैंने आपको लिंक किया कि हमारे एंशिएंट टाइम पर मगध नाम का एक बहुत ही फेमस महाजनपद हुआ करता था। वो एक सेंटर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन था, बहुत फेमस जगह थी। उस जगह पे किसी भी चीज की कमी नहीं थी, प्रॉपर रिसोर्सेज थे, क्योंकि वो हमारे दोआब वाले जगह में आता था, जहाँ पे हमारी गंगा यमुना नदी आकर बहती हैं, और साथ में वहां पर सोने चांदी किसी की भी कमी नहीं थी। प्रॉपर बिजनेस चलता था, ट्रेड
ट्रेड वगैरह कैरी कर दिया जाता था, बढ़िया व्यापार चलता था, किसी भी चीज की कमी नहीं थी। तो वो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बना था। अब पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बनने के साथ साथ ही लास्ट रूलर जो राज करके गया वो हमारा वर्धन डायनेस्टी के हर्षवर्धन राजा राज करके गए। उन्होंने अपने टाइम पर 2 कैपिटल बनाई। सबसे पहले कैपिटल जो बनाई थी थानेश्वर, जिसको थानेश्वर भी बोला जाता था पहले हरियाणा में जो है, और सेकंड कैपिटल उसने बनाई कन्नौज जो कि उत्तर प्रदेश में है। थर्ड पॉइंट हम देखने चलेंगे, जैसे मैंने आपको सबसे पहला हमला मैंने बताया मोहम्मद बिन कासिम ने कराया था, तो आइए जरा उसी हमले के बाद जो हमारी 3 पावर्स निकल कर आए उन्हीं पावर्स को हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। तो प्यारे बच्चों जरा अपने थर्ड पॉइंट पर आते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा बोलता है आफ्टर अरेबिक इन्वेजन। अरेबिक इन्वेजन का मतलब हुआ अरब देश से एक इंसान आया था, उसने हमारे देश पर हमला किया, आक्रमण किया अपनी सेना के साथ। तो और वो आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम। क्या देखने को मिला कि इस अरेबियन इन्वेजन के बाद 3 पावर्स, 3 पावर्स वर डेवलप्ड, और इस दौरान हमारे देश में 3 पावर्स डेवलप करी गई थी। और वो कौन सी पावर थी जरा देखते हैं। सबसे पहली जो पावर थी वो प्रतिहार थी, जिसको प्रतिहारास भी बोला जाता है। सेकंड पावर जो डेवलप हुई थी वो पाल थी, पाल डायनेस्टी। और थर्ड जो हुई थी वो राष्ट्रकूट हुई थी। राष्ट्रकूट, ये डायनेस्टीज हमारे हुए थे, वंश हुए थे। इनके हिंदी में भी ऐसे ही नाम है, कोई चेंज नहीं है। तो इन डायनेस्टीज को हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। नॉर्थ डायनेस्टीज हमें यही पढ़नी है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि नॉर्थ इंडिया में ये 3 डायनेस्टीज पर ज्यादा चर्चा होगी। बीच में कुछ एक डायनेस्टीज आई थी, वो भी हम पढ़ेंगे। अब इसका एरिया हम देख लेते हैं प्यारे बच्चों। तो छोटा सा मैप बना देते हैं आपके लिए समझने के लिए। ये इसमें क्या था, 3 डायनेस्टीज। ये इंडिया का मैप है आपके सामने। ये आपके सामने प्यारे बच्चों इंडिया का मैप है। अब हम इन डायनेस्टीज को शुरू करते हैं। तो पहले इनकी प्लेसेस जान लेते हैं, कौन कौन से एरिया में राज किया करते थे। तो पहली डायनेस्टी जो है प्रतिहार है, जो कि हमारे गुजरात और साथ में कुछ राजस्थान के एरिया में राज किया करती थी। गुजरात का एरिया ये वाला हो गया हमारा, और राजस्थान का ये वाला हो गया एरिया हमारा, ये राजस्थान का एरिया है। तो इस पूरे एरिया में कौन सी डायनेस्टीज राज किया करती थी? प्रतिहार। मैं पी लिख देता हूं यहां पर। सेकंड जो डायनेस्टी है पाल डायनेस्टी बंगाल में करती थी, और कुछ एक हिस्सा झारखंड और बिहार में। झारखंड और बिहार में भी कुछ एक में करती थी, बट मेजोरिटी सबसे ज्यादा जो इसका एरिया था वो बंगाल में ही आता था।
तो बंगाल आप सब जानते हैं, हमारा बंगाल ये वाला एरिया है। तो यहाँ पर हमारी पाल आ गई, पी से पाल। ठीक, लास्ट जो है राष्ट्रकूट, ये हमारी डेक्कन प्लेट्यू, जो हमारा दक्कन पठार का जो एरिया है वहां पर राज करती थी। इसमें हमारे कौन से स्टेट्स कवर होते हैं? महाराष्ट्र, ठीक, कर्नाटका और कुछ एक हिस्सा हमारा आंध्र प्रदेश का, एपी। तो हम कह सकते हैं ये वाला एरिया, ये महाराष्ट्र हो गई, ये कर्नाटक हो गई और ये एपी हो गया कुछ एरिया। तो यहाँ पे हमारे कौन थे? आर से राष्ट्रकूट है। तो स्टूडेंट्स, हमने इसमें अभी तक ये समझा कि ये डायनेस्टीज कौन कौन से एरिया में राज किया करती थी। तो सबसे पहली डायनेस्टी हमने पढ़ी प्रतिहार वंश। इसके हम फाउंडर आगे जो भी राजा है वो हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है पाल डायनेस्टी, जो कि बंगाल में राज किया करती थी। और लास्ट राष्ट्रकूट डायनेस्टी, जो कि डेक्कन प्लेट्यू यानी कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में राज किया करती थी। तो स्टूडेंट्स, अब इन डायनेस्टीज को शुरू करने से पहले एक हम ट्रीपैट्रिक स्ट्रगल ऑफ कन्नौज शुरू करते हैं। इसमें क्या देखा ट्रायंगुलर स्ट्रगल में कि तीनों जो डायनेस्टी हैं आपस में लड़ाई करी जा रही हैं। कोई इसको हरा रहा है, कोई इसको हरा रहा है, कोई इसको हरा रहा है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। और ये स्ट्रगल जो है करीब हमारे 10th सेंचुरी तक देखने को मिला है। अभी 7th सेंचुरी चल रही है। 7th सेंचुरी से करीब आने वाले 300 साल तक ये स्ट्रगल देखने को मिला है। आइए जरा देखते हैं वो स्ट्रगल सबसे पहले पढ़ेंगे, देन उसके बाद इन डायनेस्टीज को हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम अपने मूव करते हैं ट्रायंगुलर स्ट्रगल ऑफ कन्नौज। मैंने बताया था कन्नौज बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। अब इस कन्नौज को हासिल करने के लिए जद्दोजहद की जाएगी, क्योंकि एट लास्ट जो कैपिटल जो हमारा राजा हर्षवर्धन छोड़ के गया था, वो लास्ट कैपिटल उसकी कन्नौज ही थी। अब उस कन्नौज को पाने के लिए, उस पर अधिकार जमाने के लिए ये सारे राजा आपस में लड़ाई करेंगे। आइए जरा देखते हैं कैसे इन्होंने किया। लास्ट में फिर हम इस ट्रायंगुलर स्ट्रगल को डायग्राम से भी समझेंगे। अभी कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो पहला जरा देखते हैं, अब जो हमारा चल रहा है वो क्या है? ट्रायंगुलर स्ट्रगल फॉर कन्नौज। कन्नौज को हासिल करने के लिए क्या क्या इन्होंने प्लानिंग करी, क्या क्या लड़ाई लड़ी, क्या क्या जद्दोजहद करी, वो हम इस स्टेप में पढ़ेंगे। तो इसकी बच्चे सबसे पहली स्टेप पे जरा ध्यान देते हैं। पहली स्टेप में क्या हुआ था? इन तीनों उसको डायनेस्टीज को जरा याद रखना। फर्स्ट स्टेप में अब इसके जरा राजा देख लेते हैं, कौन कौन से राजा इसके राज कर रहे थे। तो पहली जो है प्रतिहार डायनेस्टी। प्रतिहार डायनेस्टी पे वत्सराज नाम के राजा थे जो राज कर रहे थे। वत्सराज। सेकंड जो हमें डायनेस्टी देखने को मिली थी पाल डायनेस्टी पे धर्मपाल कर रहे थे राज, धर्मपाल। और लास्ट जो डायनेस्टी है राष्ट्रकूट, इस पे जो हमें राजा जो देखने को मिले वो थे हमारे ध्रुव। ठीक, ये कुछ राजा हमें देखने को मिले। इस ट्रायंगुलर एरिया को हम यहां समझेंगे, साथ के साथ हम डायग्राम से भी समझेंगे प्यारे बच्चों। इसको यहीं पे कंटिन्यू करते हैं, 3 बना देते हैं। एक सर्कल हमारा प्रतिहार का हो गया,
दूसरा सर्कल हमारा पाल का हो गया, पाल डायनेस्टी, और थर्ड सर्कल जो कि हमारा राष्ट्रकूट का हो गया। ये देखने को हमें मिला है। अब इन्हीं सर्कल्स में क्या क्या लड़ाई हमें देखने को मिली है वो समझते हैं बच्चे। स्टूडेंट्स, अब हम जरा जानते हैं फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ था। पहली जो हमारी स्टेज चल रही है, फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ था वो ये हुआ था बच्चों कि वत्सराज जो थे, ये वत्सराज, इन्होंने धर्मपाल को हरा दिया लड़ाई में। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट स्टेज का पार्ट होगा इसका वत्सराज ये हमारे वत्सराज हैं, इन्होंने किसको हरा दिया? धर्मपाल को। तो सबसे पहली हार, फर्स्ट स्टेप हम समझ रहे हैं बच्चे। मैं साथ में नंबर भी लिखे जा रहा हूं, इसको थोड़ा सा डायग्राम को बड़ा कर लेते हैं जिससे कि आगे नंबर्स में कंफ्यूजन ना हो। इसको यहां डाल लेते हैं, इसको यहां, ये पाल डायनेस्टी हो गई, ये राष्ट्रकूट हो गई। तो सबसे पहली स्टेज में तो फर्स्ट में एरो को जरा ध्यान देना, प्रतिहार ने किसको हरा दिया? पाला को। और प्रतिहार के टाइम पर कौन राज कर रहा था? वत्सराज। तो बस यही चीज है हमारी, वत्सराज डिफीटेड धर्मपाल, क्योंकि पाल के टाइम पर कौन राज कर रहा था? धर्मपाल। और एंड कॉन्कर्ड, किस पे जीत हासिल करी थी? किसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं? कन्नौज के लिए। कन्नौज के लिए जद्दोजहद की जा रही है, कॉन्कर्ड कन्नौज। नेक्स्ट बच्चे जरा ध्यान देते हैं, सेकंड स्टेप में क्या हुआ? अब इसको तो इसने हरा दिया, अभी तो हार गया। अब ये वाला जागेगा, जो जीता है ये वाला जीता था, विन, ये डिफीट, लूज लिख लेते हैं। अब विन वाले को कौन हराने के लिए आएगा? राष्ट्रकूटा। राष्ट्रकूटा में कौन राज कर रहा था? ध्रुव। तो ध्रुव अब वत्सराज को हराएगा। तो सेकंड स्टेप में हमने क्या देखा बच्चे? ये सेकंड। अब यहां पे कौन हो गया? विन, ये। और ये कौन हो गया दूसरी बार में? लूज। यार बच्चे जरा देखना, सबसे पहली बार में विन तो हो गया हमारा प्रतिहार, सेकंड टाइम में राष्ट्रकूटा से लूज हो गया। तो जरा देखते हैं, सेकंड पॉइंट हमारा हो गया ध्रुव अटैक्ड एंड कॉन्कर्ड डिफीटेड, जरा देख लेते हैं, एंड डिफीटेड, अटैक्ड एंड डिफीटेड। किसको हराया इसने? प्रतिहार के वत्सराज को। जरा लिख लेते हैं, इसके साथ पहला मेंबर कौन बन रहा था? वत्सराज। आगे जाके इसके भी मेंबर्स चेंज होंगे, इनके बेटे और पता नहीं कौन कौन लड़ाई लड़ेगा। तो उसके टाइम पर वत्सराज सबसे पहले आए। यहाँ पे कौन चल रहे थे? धर्मपाल। मेंबर्स भी बढ़ा देंगे। और यहाँ पे कौन थे? ध्रुव। तो ध्रुव ने अटैक कर दिया और किसको हरा दिया? वत्सराज को। ये तो थी फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में प्रतिहार ने इसको हरा दिया। फर्स्ट स्टेज में फर्स्ट पार्ट, प्रतिहार ने पाल को हरा दिया। अब पाल तो बैठ गया चुप, अब कौन जागेगा? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट के ध्रुव ने किसको हरा दिया? प्रतिहार को हरा दिया। तो फाइनली विनिंग अब किसमें होगी? फर्स्ट स्टेज में राष्ट्रकूट होगी। तो प्यारे बच्चों, अब सेकंड स्टेज पर जाते हैं। सेकंड स्टेज में क्या देखने को मिला है हमें?
सेकंड बढ़ा देते हैं, यहाँ पे इसको हटा देते हैं। सेकंड स्टेज में जो फाइनली जो राज कर रहा था ध्रुव, राष्ट्रकूट डायनेस्टी का, अब उसको भी कोई ना कोई हराने आएगा, क्योंकि ये ज्यादा देर तक चुप नहीं बैठ सकता था। तो उसके धर्मपाल ने राष्ट्रकूटा के ध्रुव को हरा दिया, इस ध्रुव इंसान को हरा दिया। तो सेकंड स्टेज का हमारा फर्स्ट पॉइंट बनता है, धर्मपाल अटैक्ड। किस पे अटैक किया? ध्रुव पे। एंड कॉन्कर्ड कन्नौज, वही कन्नौज पे जीत हासिल करी इसने। सारी लड़ाई तो हम कन्नौज की देखे जा रहे हैं। सेकंड में क्या हुआ, प्रतिहार का वत्सराज तो बैठ गया चुप, बट इसका नेक्स्ट रूलर जो था नागभट्ट, अब नागभट्ट अपनी एंट्री मारता है, क्योंकि जीत तो अब ये गया फाइनली। सेकंड स्टेप के फर्स्ट स्टेज में धर्मपाल भी जीता है, लेटेस्ट धर्मपाल देखने वाला है। अब इसका नागभट्ट आएगा प्रतिहार का, किसको हराने के लिए? धर्मपाल को। सेकंड स्टेप में हमें क्या देखने को मिला, एक प्रतिहार का रूलर, एक और नाम बढ़ा देते हैं यहाँ पे, नागभट्ट सेकंड। प्रतिहार रूलर नागभट्ट सेकंड डिफीटेड धर्मपाल। अभी नागभट्ट कौन था? ये नागभट्ट सेकंड रूलर था, तो जाहिर सी बात है राजा का बेटा राजा ही होगा। तो किसका बेटा था वो? वत्सराज का। वत्सराज का सन था, बेटा था कौन? नागभट्ट, सन ऑफ वत्सराज was defeated by, इसने क्या किया, नागभट्ट ने किसको डिफीट कर दिया? धर्मपाल को। डिफीटेड धर्मपाल। और जैसा कि हम सब जानते हैं, अब धर्मपाल तो हार गया नागभट्ट से। ठीक है जी, धर्मपाल यहाँ पे एक बार विनिंग बढ़ा देते हैं, डब्ल्यू बढ़ा देते हैं इसका, ठीक, क्योंकि जीता था। अब ये हार गया, किससे हार गया? यहाँ पे एक डब्ल्यू बढ़ा देते हैं, जीत गया। किससे? ये हारा है धर्मपाल हमारा नागभट्ट से। सेकंड स्टेज में क्या देखने को मिला है, अब फाइनली रूल कौन कर रहा है प्यारे बच्चों? प्रतिहार का नागभट्ट सेकंड। अब इसको भी हराने के लिए आएगा, जरा देखते हैं। राष्ट्रकूट रूलर, एक राष्ट्रकूट रूलर हुआ हमारा, जिसका नाम था गोविंद थर्ड। गोविंद थर्ड अटैक्ड एंड डिफीटेड। किसको हराया? नागभट्ट, जो अभी राज कर रहा था। एंड डिफीटेड नागभट्ट। सेकंड, सर आप सेकंड थर्ड फर्स्ट बड़े किए जा रहे हो, इसका मतलब क्या है सर? स्टूडेंट्स, हिस्ट्री में ऐसा होता है, जब सेम नाम के ज़्यादा इंसान होते हैं तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए हिस्टोरियंस ने इनको फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया है। अब जैसे यहाँ पर नागभट्ट सेकंड है, तो जाहिर सी बात है नागभट्ट फर्स्ट भी हुआ होगा। तो नागभट्ट सेकंड फर्स्ट जितने भी हमारे आते हैं, उनको हिस्टोरियंस हमारे कंफ्यूजन दूर करने के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड लेबल कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जब हमारे अंग्रेज आए थे इंडिया में करीब 1600 के आसपास, तो उस टाइम पर वो रानी से परमिशन लेने के लिए आए थे, और ब्रिटेन की रानी जो हमारी थी उस टाइम पर क्वीन, वो एलिजाबेथ फर्स्ट थी।
और आज के टाइम पर प्रेजेंट एलिजाबेथ सेकंड है। तो फर्स्ट सेकंड वो हिस्टोरियंस ने, लोग हमारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सेम नाम के पर्सन को इसीलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड लेबल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सेकंड स्टेज में हमें क्या देखने को मिला कि हमारा राष्ट्रकूटा के एक रूलर, दोबारा भी नहीं कर दो भाई इसको, एक एल लगा दो इसको, क्योंकि राष्ट्रकूटा जो है हारा भी तो है, एक और विनिंग बढ़ा दो इसकी, और एक नाम बढ़ा दो यहाँ पे गोविंद थर्ड, नया आ गया इसमें खिलाड़ी। इसने क्या किया, नागभट्ट जो राज कर रहा था उसको हरा दिया। अब बच्चे जरा देखते हैं थर्ड स्टेज। अगर हम पाल वंश की बात करें, थर्ड स्टेज में क्या हुआ कि इस टाइम पर पाल वंश की डेथ हो गई थी, और उस डेथ में क्या देखने को मिला कि एट लास्ट जो रूलर जो राज कर रहा था वो रूलर अब ना रह के कोई और राज करने लगा। थर्ड स्टेज में क्या देखने को मिलेगा बच्चे, अरे इसको हम एरो तो लगाना भूल ही गए, कोई बात नहीं, एरो वाला काम भी हम बाद में करेंगे। पहले हम थर्ड स्टेज पढ़ लेते हैं और इस टॉपिक को भी खत्म करते हैं, ट्रायंगुलर स्ट्रगल फॉर कन्नौज। इस स्टेज में क्या देखने को मिला, आफ्टर द डेथ हो गई थी धर्मपाल की, और डेथ होने के बाद जो नागभट्ट तो था अगेन अटैक्ड, क्योंकि नागभट्ट ने गोविंद पर अटैक कर दिया था। इस टाइम पर लेटेस्ट जो राज कर रहा था वो राष्ट्रकूटा का गोविंद थर्ड कर रहा था। अब इसको हराने के लिए जो यहाँ पे चुप बैठ गया था नागभट्ट, ये इसको हराएगा, और एट लास्ट फाइनल जो राज करेगी हमारी प्रतिहार डायनेस्टी करेगी। इसी को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इसको जरा खत्म कर लेते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ धर्मपाल, नागभट्ट defeated Govind III. नागभट्ट defeated गोविंद III, जो कि राष्ट्रकूट का रूलर था, जो राज कर रहा था। फाइनली इसने लड़ाई तो हमारी किसके लिए हो रही थी, कन्नौज के लिए, और कन्नौज का लास्ट रूलर जो हमें देखने को मिला है प्रतिहार का देखने को मिला है। और प्रतिहार ने अपनी कैपिटल बनाई कन्नौज, क्योंकि सारी लड़ाई तो किसके पीछे थी, एक जगह के पीछे जिसका नाम था कन्नौज। फाइनली प्रतिहार डायनेस्टी रूल, अब इसका राज चलता गया। अब कब तक रूल करने की देखने को मिला है, 9th till 9th and 10th century। इस ईयर तक हमें देखने को मिला है। प्रतिहार डायनेस्टी को बच्चे याद रहे गुर्जर डायनेस्टी भी बोला जाता है। राजस्थान, गुजरात, राजस्थान में तो गुर्जर होते ही हैं, तो उस डायनेस्टीज को यहाँ पे देखा गया है। अब इसके एरो जरा कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहला वाला एरिया बच्चे हमने लगाया था, प्रतिहार के वत्सराज ने धर्मपाल को हराया था। अब ये धर्मपाल चुप बैठ जाएगा। सेकंड एरो हमने क्या लगाया था, धर्मपाल जो हमारा ध्रुव जो था, ध्रुव ने वत्सराज को हरा दिया, तो सेकंड एरो हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड एरो हमारा कौन चाहिए, क्योंकि एट लास्ट ये राज कर रहा है। अब यहाँ से हमारा एरो जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ से जो धर्मपाल जो थे, धर्मपाल को नागभट्ट ने हरा दिया दोबारा, तो थर्ड एरो भी हमारा इसी पर आता है। नागभट्ट ने धर्मपाल को हरा दिया, और धर्मपाल जो नागभट्ट राज कर रहा था, ऐसे ही नागभट्ट को गोविंद ने हरा दिया,
फोर्थ एरो हमारा ये बन गया। अब हमारा जो गोविंद थर्ड जो था इसका बच्चे, राष्ट्रकूटा का जो रूलर था इसने हरा दिया। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ हमें ट्रायंगुलर मूवमेंट देखने को मिला है। यहाँ तक आपकी वीडियो थी जिसमें हमने ट्रायंगुलर स्ट्रगल यानी कि संघर्ष हमने देखा त्रिपक्षीय कन्नौज को हासिल करने के लिए। आज की वीडियो में इतना एंड करते हैं यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में अपनी हम नई डायनेस्टी शुरू करेंगे, सबसे पहली डायनेस्टी जो फाइनली जो राज करने को आ गई 9th एंड 10th सेंचुरी तक प्रतिहार। नेक्स्ट वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ना करना भूलें। ओके, थैंक यू क्लास, स्टे होम स्टे सेफ।